दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले दोस्तों मैं आपको 4 वीडियोस दे चुका हूँ। ये कल के 4 वीडियोस हैं, मतलब कल के 3 हैं, आज एक ये वीडियो है। इसके बाद एक और वीडियो आ चुका है जो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो टोटल आज के दिन 3 वीडियो हो चुके हैं इंक्लूडिंग दिस वीडियो। तो तीनों देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इन्फोसिस के एडीआर से शुरुआत करते हैं। कल हमने देखा 40% 50% के साथ में तेज हो गया था। फिर मैंने आपको रियलिटी बताया था इस कंपनी की कि इस कंपनी ने ऐसा कुछ किया नहीं है कि स्टॉक इतना चलना चाहिए। कुछ लोग नाराज हो गए थे, परेशान हो गए थे कि इन्फोसिस को सर आपने ऐसा कैसे बोला। जो फैक्ट है वो है। अभी आप देखोगे ना क्लोजिंग बेसिस पे तो नीचे आके ये बंद हुआ। 0.40% का डिप है। अब परसेंटेज को देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली कि काफ़ी बड़ी बाइंग हुई। 40% ये लाइन है, इसके ऊपर चला गया था, यानी 50% से भी ऊपर ये चला गया था। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, एक बड़ा क्रैश, थोड़ी सी और बाइंग, लेकिन ले दे के एंड में वहीं पे आ गया जहां पे स्टॉक ने ओपनिंग दी थी। तो क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कैसे हो गया। अब देखिए यहाँ पे तो बताया जा रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, शॉर्ट स्क्वीज भी बोला जा रहा है। साथ में हम ये भी देख सकते हैं कि एडीआर के स्पाइक के पीछे का रीजन है डेटा फीड ग्लिच। डेटा के अंदर कुछ ग्लिच था सॉफ्टवेयर के अंदर, यानी जो हम ये बोल सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होता है, एल्गो काम करते हैं, टिकर काम करते हैं। तो उसके अंदर कुछ एरर आ गया, मैपिंग एरर है, और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिली है। अब देखिए एक्चुअल बेसिस में क्या हुआ है किसी को नहीं पता है। मैं आपको बताता हूँ कि डाउ जोन्स के अंदर भी कुछ साल पहले ऐसा कुछ देखने को मिला था, जिसके अंदर डाउ जोन्स एकदम से क्रैश हुआ था। यहाँ पे तो एकदम से तेजी आई, वहां पे एकदम से क्रैश हुआ था। आप सर्च करोगे गूगल पे या कहीं पे भी तो आपको डाउ जोन्स फ्लैश सेल करके आप देखोगे ना, तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि एक व्यक्ति ने लूप होल ढूंढा था डाउ जोन्स का, और उसको पता लग गया कि यहाँ पे मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जिससे मेरा पैसा बनेगा। तो उसने किया, एकदम से मार्केट क्रैश हुआ, उसने काफ़ी अच्छे पैसे बना लिए। लेकिन एट द एंड वो कुछ साल बाद पकड़ा गया, उसके ऊपर काफ़ी सारी कार्रवाई हुई। हो सकता है यहाँ पे भी कुछ किसी ने किया हो, कुछ साल बाद आपको पता चले। बाकी हाँ, अभी की बात यह है कि ग्लिच इसको बताया गया है। आगे चलते हैं और इसमें ये देखते हैं कि इन्फोसिस ने क्या बोला। इन्फोसिस ने देखिए दोस्तों सीधा हाथ खड़ा कर दिया कि मुझे कुछ नहीं पता है। पहले से मैं क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ कि बाद में आप नहीं बोलो कि हमने कुछ स्पेकुलेशन किया है या फिर कुछ किया है। तो इन्फोसिस को भी नहीं पता है कि एकदम से ये क्या हो गया। इन्फोसिस का ये सिंपली कहना है। सो देखते हैं दोस्तों मंडे को इन्फोसिस किस तरह से परफॉर्म करेगा। बाकी ठीक है, नॉर्मली परफॉर्म करना चाहिए क्योंकि इसमें इन्फोसिस की कोई मिस्टेक है नहीं। और इन्फोसिस वैसे भी आप देख सकते हैं अभी 12% चल चुका है। जैसे उसने नंबर्स दिया उस बेसिस पे इसने तेजी दे दी है। इस रेसिस्टेंस की बात हमने की थी। नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस है यहाँ से 22% ऊपर है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए अच्छे नंबर्स इसको देने पड़ेंगे। एक बड़ी कंपनी है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है स्टॉक का चलना। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, ये अगर अपने मेजर सपोर्ट पे मिल जाए, बड़ी बड़ी कंपनीज कौन कौन से, एचडीएफसी बैंक है, रिलायंस है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, एचयूएल है, ऐसी कुछ कंपनीज हैं जो अपने मेजर सपोर्ट पे मिल गई तो वहां से पैसा बनता ही बनता है। 90% चांसेस होता है पैसा बनेगा। जैसे अभी टीसीएस है, सपोर्ट के आसपास है, टाइम लगेगा, बट हाँ ये जो कंपनीज है ग्रेजुअली धीरे धीरे करके ग्रो करती है। मल्टीपल होना बहुत डिफिकल्ट होता है इनके लिए। अगर कोई सुपर बुल मार्केट है तब जाके मल्टीपल होते हैं। बाकी ठीक है, 20-30% पैसा इनका बन जाता है, उसमें टाइम लगता है। तो उस तरीके की कैटेगरी की कंपनी हम इसको बोल सकते हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों डीमार्ट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। कुछ बड़ी अपडेट्स यहाँ पे आई है। डीमार्ट 2% के साथ में तेज था। 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप, 91 का पी रेशियो है। नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे। कंपनी सेल्स कर पा रही है लेकिन कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है। सिंगल डिजिट के अंदर इस कंपनी का प्रॉफिट आ चुका है, विच इज वेरी बैड। बहुत ही खराब है इस तरह की वैल्यूएशन को लेकर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बोला जा चुका है 16 तारीख को सीएलएसए की तरफ से कि इसको खरीदो, 61% कमाई आपकी होगी। उसके बाद में स्टॉक ने 2.5% की तेजी बुक की थी। साथ में हम ये देख लेते हैं अभी कुछ 1-2 दिन पहले का डेटा है, जिसमें यह बोला जा रहा है कि डीमार्ट के अंदर बेयर्स है, भालू है, क्योंकि मोर अर्निंग्स डाउनग्रेड्स यहाँ पे देखने को मिल रही है। वैल्यूएशन काफी ऊपर है। किसने बोला? गोल्डमैन ने। अब देखिए गोल्डमैन सेम कंपनी को लेकर बोल रहा है कि कंपनी खराब है, कंपनी का स्टॉक नीचे आना चाहिए। सीएलए से सेम कंपनी को सेम सिचुएशन के साथ में बोल रहा है कि कंपनी का स्टॉक अच्छा है, स्टॉक को ऊपर जाना चाहिए। सो कौन सही है? सीएलए से सही है या गोल्डमैन सही है? आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या लग रहा है कि स्टॉक किस तरह से चलना चाहिए। इन्वेस्टर क्या करेगा? क्या गोल्डमैन की बात मानेगा या सीएलसी की बात मानेगा? इन्वेस्टर देखिए डेटा को देखेगा और डेटा की ही बात मानेगा। सो डेटा क्या कहता है वो देख लेते हैं। देखिए डेटा दो तरह के होते हैं स्टॉक मार्केट में, टेक्निकल डेटा, फंडामेंटल डेटा। फंडामेंटल डेटा क्या है? नेगेटिव है, ठीक है।
टेक्निकल डेटा क्या है, नेगेटिव है। कैसे पता करा, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको डे चार्ट के अंदर सिंपली देखने को मिलेगा नो सपोर्ट, कोई सपोर्ट नहीं बन रहा है, स्टॉक बिल्कुल फ्री फॉल कर रहा है। यहाँ पे गिरा, थोड़ा सा रुका, फिर गिर रहा है, अब देखते हैं कितना नीचे आएगा। तो इस तरह का जो पैटर्न होता है वो होता है पैसे गंवाने वाला पैटर्न, कि आप यहाँ खरीदोगे आपके पैसे नीचे आएंगे, आप यहाँ खरीदोगे आपके पैसे नीचे आएंगे। अब इन्वेस्टर को कन्विक्शन है, इन्वेस्टर के पास में अगर 100 क्वांटिटी खरीदने का दम है और वो 20 क्वांटिटी खरीद लेता है यहाँ पे, तब तो वो सर्वाइव कर जाएगा कि चलो ठीक है थोड़ा नीचे आ जा, कोई दिक्कत नहीं है, 20 और खरीद लूंगा, थोड़ा सा और नीचे आएगा तो 20 और खरीद लूंगा। लेकिन इन्वेस्टर की कैपेसिटी ही 20 स्टॉक खरीदने की है और वो यहाँ पे खरीद लेगा, तो वो फंसेगा, उसको फिर नुकसान भी झेलना पड़ेगा, उसको टाइम भी लगाना पड़ेगा स्टॉक की रिकवरी के अंदर। सो ये सब चीज़ें होती हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए स्टॉक, जैसे कि मैंने आपको बताया था इन्फोसिस को लेकर कि ये जो बड़ी कंपनीज होती है, लार्ज कैप कंपनीज होती है, क्वालिटी कंपनीज होती है, अगर ये स्टॉक अपने मेजर सपोर्ट पे मिल जाए, वीकली चार्ट के सपोर्ट पे या मंथली चार्ट के सपोर्ट पे, तो वहां से काफ़ी अच्छा पैटर्न बन सकता है। 90% चांसेस ऐसे होते हैं। और उसके अंदर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये एक मेजर सपोर्ट था, यहाँ से कंपनी का स्टॉक चला 38%, काफ़ी क्विक तेजी थी। उसके बाद में फिर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में इसको टाइम लग गया, लेकिन 68% ऊपर चला गया। उसके बाद में देखिए फिर इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको थोड़ा टाइम लगा, लेकिन 51% ये चल गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो स्टॉक वापस से अभी नीचे आ रहा है, कोई भी सपोर्ट इसमें नहीं बन रहा है, गैप अभी इसमें बाकी है। तो हम ये मान सकते हैं टेक्निकली फंडामेंटली दोनों में नेगेटिव है। अगर ये सपोर्ट पे पहुंचेगा और सिचुएशन ठीक ठाक से लगी तो फिर चांसेस हो सकते हैं कि स्टॉक आपको कुछ करके दिखाए। बाकी हाँ, इस तरह से सिचुएशन आप देख सकते हैं। टेक्निकल फंडामेंटल्स, ब्रोकर्स अपने अपने व्यू के हिसाब से अपने अपने जो भी हम बोल सकते हैं एजेंडा होते हैं इनके, अपने अपने जो भी मोटिव्स होते हैं उसके हिसाब से ये सब चीज़ आपको बताएंगे। बाकी अपना काम है डेटा को देखकर रियलिस्टिक अप्रोच रखना। इसके बाद में देखिए हम बात करते हैं विशाल मेगा मार्ट को लेकर। ट्रेंड नेगेटिव रिटेल में, डी मार्ट नेगेटिव रिटेल में। इसको देखते हैं VMM विशाल मेगा मार्ट को 3.5% की तेजी, तो इसको तो ठीक है छोड़ दो, क्योंकि ये तो सभी स्टॉक चले थे। 87 का पी है, 63 करोड़ का मार्केट कैप है। नंबर्स कैसे थे, नंबर्स अच्छे नहीं थे, तो फंडामेंटली नेगेटिव। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे बोला जा चुका है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से, ये MOFSL का मतलब यही है। और इसके अंदर आप सिंपली नोट कर सकते हैं 25% की अपसाइड इसको मिल सकती है। अब ये ब्रोकर्स जब भी आ जाते हैं ना, थोड़ा सा दिमाग को ज़्यादा चलाना पड़ता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ये सब बोलते क्या है करते क्या है। बाकी चलो ठीक है, फिर हम टेक्निकल्स को देखते हैं। फंडामेंटल्स हमको लगे नेगेटिव, इस क्वार्टर में नंबर्स एक्सपेक्टेशन से खराब थे। टेक्निकल भी नेगेटिव, क्योंकि अभी तक कोई रिवर्सल नहीं हुआ है। लेकिन अगले क्वार्टर में अगर फंडामेंटल अच्छे हो गए, यानी रिजल्ट अच्छे आ गए और टेक्निकली यहाँ पे रिवर्सल हो गया, तो फिर स्टॉक पॉजिटिव हो जाएगा। उसमें भी टाइम है, क्योंकि जब भी ये रिवर्सल्स होता है तो उसमें अच्छा पैसा बनता है। 36% का बना, उसके बाद में और स्टॉक ने ऊपर तेजी दिखाई, यहाँ पे नेगेटिवली ब्रेकडाउन देखने को मिला है। और अगर यहाँ से रिवर्सल हो जाता है तो 14% ऊपर इसका रेसिस्टेंस है। अब होता क्या है कि फंडामेंटल अच्छे होने से पहले टेक्निकल अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि टेक्निकल लाइव आपको सिचुएशन का आइडिया देते हैं, फंडामेंटल्स पुराने 3 महीने का आइडिया देते हैं। जो अभी आप देख पा रहे हैं कि ये Q3 के रिजल्ट आएंगे, दिसंबर तक के डेटा के रिजल्ट आएंगे, जनवरी फरवरी के अंदर पुराना डेटा है। टेक्निकल आपको आज की सिचुएशन बताएगा कि कंपनी के अंदर आज क्या चल रहा है, उस बेसिस पे किस तरह की बाइंग सेलिंग यहाँ पे चल रही है। सो इसको ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि एटलीस्ट हम ये तो देख सकते हैं कि ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है, डीमार्ट डाउन ट्रेंड में है, लेकिन कम से कम यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे लो नहीं लगा, इसी के पास में लो लगा। इट मीन्स इसको हम एक बॉटम फॉर्मेशन बोलते हैं। स्टॉक अपने रेसिस्टेंस पर है, तो स्टॉक एक साइडवेज टेरिटरी में आ चुका है। अगर यहाँ से रिवर्सल होता है तो डेफिनेटली फिर हम इसको एक रिवर्सल कंसीडर कर सकते हैं। सो इस तरह से आप टेक्निकल स्टडी करिए कंपनी के ऊपर, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा पिछले वीडियोस में भी। फिलहाल के लिए आज इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।